नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम वही स्वास्थ्य बाण, जिसको हमारे साथ आप तक पहुंचा रहा है स्मार्ट संस्था। ये एक ऐसी एनजीओ है दोस्तों जो स्वास्थ्य पर और कई ऐसे मुद्दों पर जिन पर समाज को जागरूक करना चाहिए, वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ जुड़कर आप सभी को अवेयर करने का काम करती है और नित्य निरंतर यही प्रयास करती है कि कैसे समाज में सुधार लाया जा सके। तो ये तो बात रही स्मार्ट की, लेकिन आज के खास इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हम क्या बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे 3 मुख्य विषय हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है आपसे इस कार्यक्रम के दौरान, और वो है जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, और साथ ही साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार और वैक्सीनेशन पर हमें आपसे बात करनी है। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और ये है पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी, आपकी वजह से इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या बात है, आपका तो सहयोग हमारे रेडियो स्टेशन को मिलता ही रहता है, समाज को मिलता ही रहता है। तो आज डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, हम आपसे जच्चा बच्चा स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे। पोषण पर तो बहुत बातचीत होती ही रहती है, लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ काम कर रही हैं और आप समाज के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का नाम है स्वास्थ्य बाण, तो चलिए बाण छोड़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद ही उससे कहा जाता है कि जल्द से जल्द माँ बन जाओ। लेकिन अगर हम आपके डॉक्टरी एक्सपीरियंस की बात करें और सही उम्र की बात करें, तो शादी के बाद ऐसी कौन सी सही उम्र है जिसमें एक लड़की को या एक शादीशुदा महिला को माँ बनने की प्लानिंग करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। एक मैरिड वुमेन है तो उसे शादी के बाद माँ बनने के लिए सही उम्र 21 साल के बाद आप ले सकते हैं, और पहला बच्चा अगर आप लें तो 30 साल से पहले हो जाना चाहिए। 21 साल से बाद इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कम उम्र में माँ बनती हैं तो उनकी कई परेशानियाँ होती हैं, और वैसे ही अगर अधिक उम्र 30 साल के बाद भी होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो वो उसमें भी कई सारी परेशानियाँ होती हैं। इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की, या फिर होता है कि शुगर की समस्या होना, बच्चे का कमज़ोर होना, और भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो सही उम्र में माँ बनना बहुत ज़रूरी होता है। जी, यानी कि जब उनका हम ये कहें कि शादी के बाद उनका शरीर परिपक्व हो जाए, तैयार हो जाए, और मानसिक और शारीरिक रूप से वो बिल्कुल तैयार हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ऐसे भी डॉक्टर पूर्णिमा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान, यानी जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, पहली प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो उस दौरान किस तरह का पोषण जरूरी है एक महिला के लिए? देखिए, पहले प्रेगनेंसी को हम कर सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो महिलाओं का सामान्य तरह से देखा जाता है तो उन्हें उल्टी आना, भूख नहीं लगना, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, ये सब समस्या स्टार्ट होती है। और हम क्या करते हैं कि घर में जो भी पता चलता है कि प्रेग्नेंट हुई है लेडी, तो उसके खाने पीने का ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि उसे जूस पिलाओ। तो पहले 3 महीने में क्या होता है कि जूस पिलाने से, अगर मान लीजिए एसिडिटी है उसको ऑलरेडी और वॉमिटिंग हो रही है, तो जूस लेगी पेशेंट को तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, उसकी वॉमिटिंग की समस्या बढ़ती है, फिर पेशेंट कुछ नहीं खाता है। और पहले 3 महीने में बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। पहले 3 महीने में बच्चे के अंग बनते हैं, उसका दिमाग का विकास हो रहा है, हाथ पैर बन रहे हैं, किडनी बन रही है, सारे ऑर्गन्स उस समय, सारे अंग उसके विकास कर रहे हैं। तो पहले 3 महीने में ज़्यादा हमें अंग तो बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी की जो होती है कि पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस समय हमें बस पहले 3 महीने में ये ध्यान देना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें ना दें, कुछ ऐसी दवा ना दें मदर को जिसकी वजह से उसमें विकृति आ जाए, माल फॉर्मेशन हो जाए। अच्छा, तो ऐसे होता है कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई दवा लें। अगर होता है कि कोई एंटीबायोटिक ऐसी ना लें, कोई ऐसी दवा जो चल रही हो पहले, वो सेफ़ है कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खाना अगर कम भी ले रही है लेडी, अगर कम खा पा रही है तो कोई दिक्कत इससे ज़्यादा नहीं होगा। वज़न इनफैक्ट पहले 3 महीने मदर का वज़न कम होता है, लेकिन उससे बच्चे पे कोई खास असर नहीं होता है, माँ पे भी कोई खास असर नहीं होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसे समझा सकते हैं कि जब वो उठती है सुबह बेड से, तो सबसे पहले होता है कि हाथ पैरों का थोड़ा मूवमेंट करें, और आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर कुछ खा ले, ज़्यादा देर खाली पेट ना रहे, थोड़ा ही खाए जो उसे अच्छा लगता हो। मीठी चीज़ें ज़्यादा लें, तली हुई चीज़ें हैं या नमकीन, फ्राइड चीज़ें ये कम लें, उससे अच्छा। उल्टी की संभावना बढ़ती है।
अगर बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना लें, पपीता को ना लें, और जूस भी अवॉइड कर सकती हैं, जूस का परहेज़ कर सकती हैं अगर उसे उल्टी आ रही है तो। अगर जी। उल्टियाँ नहीं है तो जूस ले सकती हैं, अगर उल्टी आ रही है तभी परहेज़ रखना है इसका। और 3 घंटे 4 घंटे पे कोशिश करें कि कुछ थोड़ा ही लें, जैसे आधी रोटी ले रही हैं ये, मैं तो बताती हूँ कि दही ले लें। दही से ज़्यादातर देखा गया है कि उल्टियाँ वगैरह नहीं होती हैं। अगर उसे रोटी अच्छी नहीं लग रही है, सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, न थोड़ा ही लें, जैसे दही ले लिया, चपाती ना लेकर अगर चावल ले लिया, उससे प्रॉब्लम नहीं रही तो वही लें। मीठा ज़्यादा लें, सेब ले सकते हैं, और पानी ज़्यादा पिएं। पानी पीने का है कि थोड़ा थोड़ा पानी कर कर पूरे दिन लेते रहें। और पहले 3 महीने में तो ये रहा। और उसके बाद है जो मिनरल रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो 3 महीने के बाद शुरू होता है, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 7वें 8वें 9वें महीने में, जब बच्चे की मेन ग्रोथ होती है। पहले 3 महीने में दवा के तौर पे देखा जाता है तो केवल फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। उल्टियाँ आ रही हैं तो उल्टी के लिए एक टैबलेट होती है जो सेफ़ है, जो डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकते हैं। केवल पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड, और खाने में अगर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो घर का ही बना हुआ और वही चीज़ें लें जिससे कि उल्टी ना आए। मीठी चीज़ें लें, तली हुई चीज़ें कम लें। उस बात को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि तली हुई चीज़ें ना लें, नमकीन ज़्यादा ना लें, मिर्च मसाले कम लें। 3 महीने के बाद होता है वो धीरे धीरे उल्टियों की समस्या कम हो जाती है। तो उल्टी की समस्या कम हो जाती है, अब वो खाने पर ध्यान दे सकती हैं, जूस स्टार्ट कर सकती हैं। खाने में होता है कि प्रोटीन रिच फूड लें। प्रोटीन रिच फूड मतलब हुआ कि प्रोटीन अब किस में मिलता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। दाल है आपके घर में जो बन रहा है, दाल है, दूध है, दही है, पनीर है, ठीक है, इसमें आप लें। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो मटन, चिकन, एग ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। दूसरा आता है कि इसके बाद होता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, जो भी ताज़ी हरी सब्जियां, जैसे होता है आलू को कम लें, हरी सब्जियों को ज़्यादा शामिल करें। और प्रोटीन हुआ, ये हरी सब्जियां हुई, और फ्रूट्स के लिए जो भी ताज़े फल उस समय अवेलेबल हैं, जो भी मिल रहा है उस ताज़े फल को लें और पानी का सेवन करें। खाने को क्या कर सकते हैं कि आप डिवाइड कर सकते हैं 3 मेज़र मील की जगह, मतलब 3 बार ना खाकर उसे क्या कर सकते हैं 5 या 6 बार में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी बच्चेदानी बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी के समय बच्चे की ग्रोथ होती है और बच्चेदानी बढ़ती है, तो आंतों को जगह कम मिलता है, आते चली जाती हैं ऊपर की तरफ। तो अगर एक बार में हम ज़्यादा खाना खाते हैं, सपोज़ 2 की जगह 4 चपाती खा रहे हैं, तो पेट में पेशेंट यही कंप्लेन करता है, जो भी लेडीज़ हैं वो कंप्लेन करती हैं कि शाम में आकर पेट हमारा भर जाता है, फूल जाता है और भूख नहीं लग रही है मैडम, ये दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि 4 चपाती एक बार ना खाकर 2 चपाती खाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि थोड़ी देर वॉक किया या ऐसे किया तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 चपाती, हाँ, तो 5 या 6 बार में खाएं। प्रोटीन मतलब वही दाल है, दाल को आप बोले एक बार तो ज़रूर लें, 2 बार ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूध लें, दही लें, चाय ना लें। सुबह सुबह अगर चाय लेते हैं तो उससे भूख नहीं लगती है। सुबह उठकर कोशिश करें कि 1 घंटे के अंदर, जैसे होता है कि हम जितनी देर से खाना खाते हैं तो एसिडिटी होती है और फिर लेडीज़ को खाने का मन नहीं करता है, उल्टियाँ होती हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठें तो 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर कुछ खा लें, तब अपना काम शुरू करें। और 2 घंटे 3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें। और जैसे चने हैं, चने जो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउट्स, हाँ स्प्राउट्स, तो वो खाएं। उससे होता है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन भी मिल रहा है और उससे आयरन रिच फूड भी है। ये आयरन की हम बात करते हैं कि आयरन हमारे शरीर में, मतलब कि आयरन रिच फूड क्या लें। लोग बोलते रहते हैं कि आयरन रिच लो, प्रोटीन लो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आयरन रिच में होता है कि जैसे अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि मटन ले लें, मटन है, चिकन है, ये अच्छा सोर्स है। लेकिन जो वेजिटेरियन और आयरन दोनों का अच्छा सोर्स है। ओके। वेजिटेरियन के लिए क्या प्रॉब्लम है कि उसके लिए आयरन के लिए सोर्स होता है कि ड्राई फ्रूट्स, ओके, जो काजू किशमिश बादाम है ये लें। दूसरा आता है कि अगर वो नहीं ले सकते हैं, चुकंदर लें, अनार लें, या हरी सब्जियां, पालक, ये भी आयरन का अच्छा सोर्स है, तो ये लेने की कोशिश करें। और पानी का ध्यान रखिए, खाने के तुरंत बाद पानी ज़्यादा ना पिएं, ठीक है। खाने के 1 घंटे बाद ही पानी लें और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके लें, ये ध्यान रखें। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं आम समाज में जो भ्रांति है उसकी बात मैं यहाँ करना चाहूँगी कि जैसे ही प्रेगनेंसी है किसी महिला को, ये पता चलता है घर के लोगों को, तो सब लोग घी को खिलाने लगते हैं। और उसके साथ साथ आपने कहा कि मीठा खाइए शुरू के 3 महीनों में, फिर आपको वोमिटिंग यानी उल्टियाँ नहीं होंगी। लेकिन मीठा खाने का मन ही नहीं करता, उस समय नमक ही खाने का, चटपटा खाने का बहुत मन आते हैं करता कि है। चाट खाने का मन कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँगी कि बाहर से
बिल्कुल ही क्या करना होता है कि अगर आप मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, बाहर का कुछ खाया, खाने के बाद इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक बहुत सी सेफ नहीं है अच्छा। और बच्चे का अंग बन रहा है, उस समय हम एंटीबायोटिक सेफ है नहीं, कुछ देते हैं तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें पहले 3 महीने में तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। और जो भी बनाए घर पे बनाकर खा सकते हैं। और अगर ये चटपटा खाते हैं उससे एसिडिटी और ज़्यादा होती है। जी, मिर्च मसालों बिल्कुल से, बिल्कुल। तो मन तो करता है लेकिन होता है कि थोड़ा सा परहेज आपको रखना होगा उस समय। कभी खा सकते हैं और कभी परहेज रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो घी का कंसेप्ट है, थोड़ा ये बताइए इसके बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कहा जाता है और वैसा ही रिच फूड, घी से रिच फूड देना शुरू किया जाता है महिला को। ये हर तबके की मैं बात कर हाँ, रही हूँ। घी वैसे एनर्जी का तो अच्छा सोर्स है, ये वसा है इसमें। लेकिन क्या होता है कि घी अगर हम लेते हैं तो लेने के बाद होता है एक हमें फीलिंग आती है कि पेट मेरा भर गया है। हाँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें प्रोटीन लेना चाहिए या हरी सब्जियां ले रहे हैं, मिनरल्स वगैरह है, मतलब हरी सब्जियां बोलिए, फल, वो हमारा कम हो जाता है लेना। तो मैं इसको बोलती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को कि इसको परहेज कर सकें, कम लें, ठीक है। जैसे तले हुए पराठे खा लिए, उसके बाद एक तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, खाने को मन नहीं करता है, उल्टियाँ होती हैं, वो उससे परेशान होकर एक पराठा खाया, उसके बाद पता चला कि कई घंटों तक कुछ नहीं खा रहा है। तो ये अवॉइड करके, मतलब इसका परहेज करके, अच्छी बात है कि अगर हरी सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, उससे पेट भी ठीक रहता है और आपको जो संपूर्ण आहार मिलना चाहिए वो मिल सकता है। और आई थिंक ज़्यादा घी अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे तो आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत फैट की भी हाँ, दिक्कत यहाँ हो जाएगी। मैंने देखा है कि खास कर ये होता है कि जो गांव में मैंने सुना है कि घी देंगे तो बच्चा उसके साथ तैरकर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे ये कंसेप्ट आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे वो बेबी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए कि घी खाने में दे रहे हैं तो उससे बेबी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी का। नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है कि वो मैं बाद में बताऊंगी अगर कभी समय मिला तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बात हुई कि एक महिला शादी के बाद जब प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने बात की कि गर्भावस्था में, शुरू के दौरान में और बीच में किस तरह से पोषण का ध्यान रखना चाहिए। पोषण में मैं एक और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, मैं मिस कर गई कि ये तो वो खाना खाते हैं लेकिन उसके साथ पे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट्स मतलब कि जो ये हुआ हमारा तो आहार हुआ, कैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, वो ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, आयरन और कैल्शियम, ये दो हैं जो बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा खाना जो ले रहे हैं हम अच्छे से ले रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। गाँव में कई बार महिलाएँ आती हैं कि दूध हम 1 किलो ले रहे हैं मैडम, तो अब हमें क्या लेने की ज़रूरत है। वो सोचती हैं दूध ले लेना मतलब सब कुछ है। तो ऐसा होता है कि इससे नहीं होता है। दूध आयरन का बहुत पुअर सोर्स है, इसमें आयरन कम होता है। जो हम सोचते हैं कि 1 किलो दूध ले लिया तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है, आप कैल्शियम ले रहे हैं। जो दूध है अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन आयरन उसमें नहीं है। तो आयरन के लिए ज़रूरी है कि हमें आयरन लेना ज़रूरी है, उसके टैबलेट्स। सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी आयरन के टैबलेट दिए जाते हैं और कम से कम लेडीज़ को 6 महीने रोज़ 1 आयरन की गोली लेनी चाहिए। और कैल्शियम भी सरकारी उसमें मिलती हैं और ये हमें कैल्शियम और आयरन रोज़ 1 टैबलेट लेना चाहिए। जो महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन जो है 11 ग्राम से कम है, 11 से कम है, उसको आयरन की 3 टैबलेट लेनी चाहिए। अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, नहीं ले पा रही हैं, सपोज उनको लूज मोशन होने लगा, डायरिया हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में करना चाहिए, ठीक है, अगर आप 3 टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो कम से कम 1 टैबलेट ज़रूर लें। पहले 3 महीने में आयरन की गोलियां नहीं, केवल फॉलिक एसिड देना है। उसके बाद जो होता है स्टार्ट होता है 3rd मंथ ऑनवर्ड, मतलब तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक आयरन की 1 गोली लेनी ज़रूरी है और कैल्शियम की 1 गोली। जिनका कि नॉर्मल लेवल है आयरन हीमोग्लोबिन का तब भी उन्हें लेना ज़रूरी है। लेकिन जिनमें खून की कमी है, मतलब जिनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम आ रहा है, उसमें आयरन की 3 टैबलेट्स डेली लेने हैं। लेकिन क्या होता है कि आयरन की जब टैबलेट लेनी शुरू करती हैं तो उनमें होने लगती है प्रॉब्लम वॉमिटिंग की, डायरिया की, और वो ले नहीं पाती हैं, वो बंद कर देती हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उनको लगता है कि नहीं, इस टैबलेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सारी प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करें, 1 टैबलेट ज़रूर कोशिश करें लेने के लिए। अगर डेली भी नहीं ले रही हैं तो कम से कम 1 दिन पहले छोड़ कर लें। और 1 दिन छोड़ने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर जाता है, तो फिर वो डेली कर लें, या फिर होता है कि 2 बार दिन में ले लें। और दूसरी बात ध्यान देने की बात है कि आयरन के टैबलेट्स जो लेते हैं खाने के साथ ना लें, खाने के साथ या चाय के साथ, इससे हमारे अंदर आयरन कम जाता है शरीर के अंदर। तो ये क्या करें कि खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ही आयरन के टैबलेट लें। पानी के साथ लें, दूध के साथ ना लें। ये भी होता है कि दूध के साथ लें या ना, दूध के साथ ना लें, उससे भी हमारे शरीर में आयरन कम जाता है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से एडोलसेंट बच्चियों को कहा जाता है कि आपको हफ्ते में 1 बार टैबलेट लेनी है, ऐसे अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो जिनका 11 ग्राम से कम प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड आ रहा है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है, तो आपको रोजाना 3 टैबलेट्स लेनी ही लेनी है।
हाँ, अगर नहीं ले पाते हैं तो अगर नहीं ले पाते तो भाई, लेकिन सभी कुछ मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्यक्रम खासतौर से स्वास्थ्य बाण में कि जो भी जिस भी विषय पर हम बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना बिल्कुल भी ना लें। अपने खुद से कुछ भी सोच के या कहीं से सुन के कहीं से पढ़ के कुछ भी कोई ट्रीटमेंट ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। और ये प्रेगनेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो इस पे तो बिल्कुल डॉक्टरी सलाह के बिना चलना ही नहीं चाहिए, आई थिंक सो। जी जी। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और चेकअप्स। क्या होता है कि कई महिलाएं अवॉइड करती हैं, उनके घर के लोग कहते हैं या फिर वो खुद ही सोचती हैं कि अरे नहीं, सब ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो समय समय पर जो गर्भावस्था के दौरान वैक्सीनेशंस होते हैं, टीकाकरण, उनको वो मिस करती हैं। कुछ टेस्ट होते हैं उनको भी मिस करती हैं, और साथ ही साथ चेकअप्स को भी मिस करती हैं। तो मैं चाहूँगी आप आज हमारे सभी देखने और सुनने वालों को आप ये ज़रूर बताएं कि पूरा रूटीन क्या है गर्भावस्था में, पूरे 9 महीने में ये क्या क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये भी इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास पेशेंट फर्स्ट टाइम या जहाँ भी कोई भी डॉक्टर देख रहा है, तो सबसे पहले होता है कि हीमोग्लोबिन की जांच, उसके अंदर खून कितना है, और एक पेशाब की जांच, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो सरकारी अस्पताल में भी होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं, कुछ बीमारियां जैसे हैं कि ऑलरेडी लेडी में है जिसका पता नहीं है, इन्फेक्शन जैसे हैं, तो बच्चे में भी उसका ट्रांसमिशन होने का मतलब माँ से कुछ बीमारियां होती हैं जो बच्चे में जा सकती हैं और जिसकी रोकथाम की जा सकती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चे को कुछ इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर उन जांचों को हमने पहले ही कर लिया है जिससे हमें पता रहे कि ये बीमारी मदर को है, जिससे कि बच्चे को हम ट्रीट कर सकें। जी बिल्कुल। तो इसके लिए है कि पहला तो मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप कीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव ये अलग होता है, यानी जैसे ही पता चले कि प्रेग्नेंट आप हैं, तो ब्लड ग्रुप की जांच कराएं, पहले हीमोग्लोबिन की जांच कराएं कि आपके अंदर खून कितना है, पेशाब की जांच कराएं, उससे बहुत सी बातें पता चल जाती हैं कि किडनी आपका कैसा काम कर रहा है, आपके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, ये बातों का पता चलता है। उसके बाद आता है एड्स की बीमारी, उसका भी पता HIV टेस्ट से हो जाता है। हेपेटाइटिस बी नाम सुना होगा आपने। जी बिल्कुल। कि जैसे क्या होता है, मदर में हेपेटाइटिस बी अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चे के लिए आजकल वैक्सीनेशन है, जिससे कि बच्चे को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ना हो, कि जन्म होते ही इंजेक्शन लगाकर उसकी रोकथाम की जा सकती है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये जांचें हैं। VDRL जिसमें होता है कि सिफिलिस के लिए, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, सभी को पता है कि VDRL टेस्ट कराते हैं सिफिलिस के लिए। ब्लड शुगर सभी में नहीं कराते हैं फर्स्ट विजिट पे, लेकिन जिसमें है कि हिस्ट्री ऐसी है जो बता रही हो कि मदर में कुछ ऐसी हिस्ट्री थी, पेरेंटल मदर में या फादर में कुछ ऐसा डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या ये जो भी हमारे पास पेशेंट आई है, प्रेग्नेंट पेशेंट जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताएं कि वो उसको डायबिटीज़ रह चुकी है उस प्रेगनेंसी में, या बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा था, पहले बच्चे का 4 किलो से ज़्यादा था। इसका मतलब होता है कि हम जैसे ही पेशेंट आती है फर्स्ट विजिट पे उसका ब्लड शुगर कराइए, ब्लड शुगर भी कराइए। ये टेस्ट है जो थायराइड की जांच करा सकते हैं। थायराइड भी होता है कि कई बार हमें पता नहीं है, पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए हैं, थायराइड की बीमारी हो, तो बच्चे का जो पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी के दौरान मदर का थायराइड नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पहले 3 महीने में बच्चे का जो बच्चा है उसका न्यूरल डेवलपमेंट, मतलब ब्रेन का विकास, दिमागी विकास, वो माँ के थायराइड पे निर्भर करता है। अगर माँ का थायराइड अच्छा नहीं है, माँ हाइपोथायराइड है, ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चे का दिमागी विकास अच्छा नहीं हो सकता है। तो अगर हम पहले थायराइड का टेस्ट कराकर उसको नॉर्मल कर लेते हैं तो बच्चे का दिमागी विकास ठीक होगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी क्या क्या टेस्ट है। जैसे मैंने बताया ब्लड ग्रुप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आता है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है CVC, कंप्लीट ब्लड काउंट, या आप नहीं करा सकते हैं तो हीमोग्लोबिन एक करा लीजिए। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, VDRL, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिससे किडनी का और इन्फेक्शन का पता चलता है। यूरिन कल्चर जिससे पता चलता है इन्फेक्शन का। और उसके बाद आ जाता है ब्लड शुगर और थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट के बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट और है, अगर आप करा सकते हैं तो HPLC बोलते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारे नॉर्थ इंडिया में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम कॉमन है। जी बिल्कुल। और क्या होता है कि सपोज हमने नहीं कराया, क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि थैलेसीमिया के टेस्ट को रहने दो, कॉस्टली होता है। अगर आप करा सकते हैं तो करा लीजिए, ताकि क्या होता है, अगर मदर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, फादर का हम कराते हैं, अगर फादर का भी पॉजिटिव आता है तो हम बच्चे का स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि बच्चों का अगर प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे में भी
ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम बच्चे का स्क्रीन करके पहले ही पता कर सकते हैं। 3 महीने में पता कर सकते हैं कि बच्चे को भी थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। अगर वो कर सकते हैं तो एबॉर्शन हमारे पास MTP जिसको बोलते हैं कि अबॉर्ट करा सकते हैं उस बच्चे को, जी। ताकि वो पूरे जीवन उस थैलेसीमिया से सफ़र न करे। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए एक होता है कि हमारा बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम, तो इन केस आप करा सकते हैं। तो ये भी एक टेस्ट है थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, वो भी हमारे बेसिक टेस्ट में आ जाता है। जी। तो ये बेसिक और टेस्ट है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के जी। दौरान कौन-कौन वैक्सीनेशन बहुत सारे वैक्सीनेशन है, लेकिन बेसिक जो वैक्सीनेशन, हाँ बेसिक तो मैं बताऊंगी टेटनस का है जो ज़रूर लगवाइए। कौन से महीने में? हाँ, ये है कि 2 डोज लगती हैं इसकी। पहले 3 महीने में नहीं देते हैं, ठीक है, 3 महीने के बाद देते हैं। चौथे महीने में एक लगवाया है, दूसरा हम लगवा सकते हैं 1 महीने के बाद। 1 महीने के इंटरवल पे 2 डोजेस होती हैं। ठीक है तो अगर चौथे में नहीं लगवाया, 5वें में लगवा सकते हैं, छठे, लेकिन डिलीवरी से पहले 2 डोजेस लगवा लीजिए आप। जी। और कोई वैक्सीनेशन? हाँ, अब ये आ गया है कि जो TT का वैक्सीन है उसी का जो आ गया है एक किट्टी डैप करके। उसमें क्या होता है कि 6.5 महीने पे ये लगाया जा रहा है ताकि बच्चे को भी, होने वाले बच्चे को हम डिप्थीरिया और पर्टूसिस से थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें। ये नया आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध सरकारी है? अस्पताल में 2 है, TT के वैक्सीन ही है। और सरकारी अस्पताल में जो ब्लड टेस्ट है वही कि आप हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, HIV ये जांचें हैं, यूरिन रूटीन की जांचें हैं, VDRL टेस्ट अवेलेबल है, और ये ब्लड सब शुगर है, जांच मुफ्त उपलब्ध है बिल्कुल, सरकारी बिल्कुल। संस्थानों में। जी जी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन्स हैं, वो कब कब कराने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा? उसमें है कि 2 अल्ट्रासाउंड बोलती है। जो एक तो अल्ट्रासाउंड है 5वें महीने में, जब बच्चा पूरी तरीके से बन जाता है। 5वें महीने में पूरी तरीके से बन जाता है, उसे हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंग कैसे हैं, क्या उसका ब्रेन ठीक बना है कि नहीं, किडनी, हार्ट, उसके अंग कैसे बने हुए हैं। सपोज उस समय हमने कराया, बच्चे में कोई प्रॉब्लम आती है, विकृति आ रही है, तो हमारे पास टाइम होता है जब हम अबॉर्ट कर सकते हैं। कोई विकृति आती है तो उस विकृत बच्चे को हम आगे नहीं लेकर जा सकते, तो 24 हफ्ते तक अब आ गया है कि अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि 7.5 महीने पे कि उसकी ग्रोथ कैसी है देखने के लिए, पानी वगैरह कैसा चल रहा है, तो ये 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है। प्राइवेट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि पहले क्या करते हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो हम 1.5 से 2 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि उसमें क्या करते हैं, पहले 1.5 से 2 महीने पे जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें देखते हैं कि बच्चा कहाँ है, यूट्रस के अंदर है कि नहीं, बच्चेदानी के अंदर ही है या बाहर तो नहीं है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। दूसरा है कि बच्चा, उस समय ये भी पता चलता है कि सिंगल है या ट्विंस है। कई बार होता है एक से ज़्यादा भी हैं, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। जी बिल्कुल। कि हम उसको काउंसलिंग कर सकते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किस तरह से तैयारी करनी होगी पूरी प्रेगनेंसी में। ये 2 बातें पता चली। तीसरा है कि उस समय डेटिंग का, सपोज क्या होता है कि कई बार हमारे पास लेडीज आती हैं जिनको डेट श्योर नहीं है कि कब आया था, तो अगर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ही डेटिंग में हेल्प मिलता है कि डिलीवरी, अगर मान लीजिए उसकी डेटिंग में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, मदर को याद नहीं है डेट कि कब वो लास्ट पीरियड आया था, तो उस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प करता है डिलीवरी के समय को निर्धारित करने में। अच्छा, बिल्कुल। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, और प्लस होता है कुछ ऐसी भी कंडीशन है जैसे मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा नहीं बनता है, बच्चे की जगह लेमन टर्म में बोलिए, भाषा नॉर्मल आदमी की भाषा में, तो उसको बोलते हैं कि अंगूर के गुच्छे बन जाते हैं। अच्छा। तो ये नहीं पता रहता है। कई बार होता है कि जैसे अभी एक पेशेंट हमारे पास आया, उसके 4 बच्चे ऑलरेडी थे, मथुरा की रहने वाली थी, उसको 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, तब उसने जाकर अल्ट्रासाउंड कराया। अब अल्ट्रासाउंड कराया था तो वो सोचा था कि पहले अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं थी, 4.5 महीने हो गए, तब वो गई अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में निकल कर आया कि वो मोलर प्रेगनेंसी है, मतलब बच्चा है ही नहीं। तो अब उसमें क्या होता है, ये बहुत ही कंडीशन ऐसी होती है कि जितना ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी इसमें हो जाए, मदर के लिए उतना खतरनाक हो जाता है। तो ब्लीडिंग इस तरह से शुरू हो गई थी कि हमने कम से कम 5 ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया और उसके बाद उस प्रेगनेंसी को मैनेज किया। ओहो। तो ये फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका है रोल। लेकिन सरकारी में है कि सरकारी में 2 अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, कम से कम आप ये नहीं करा सकते तो 2 तो ज़रूर कराइए, एक 5वें महीने में और एक 7.5 महीने पे। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की आपको कुछ भी असुविधा होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें, उनसे ही सलाह लें कि आगे क्या करना है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर ले जा रहे हैं और इसमें मैं आपसे जो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ वो ये है कि जो नवजात बच्चे हैं, आपके पास ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे कि जो नवजात बच्चे हैं उन्हें कोई परेशानी हो गई है या कैसे उनका ख्याल रखें, पहली बार कोई अगर मदर बनी है, माँ बनी है, तो बहुत से ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो बच्चों को हो जाती हैं तो वो ना हो, और अगर हो जाती हैं तो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए और छोटे बच्चों का, नवजात बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। जी। नवजात बच्चे हैं उनके लिए होता है कि अगर माँ तो पहली बार बनी है अगर, तो उसके लिए होता है वो समझ नहीं पाती है कैसे करना है, हमें क्या करना है।
तो इसके लिए है कि सबसे पहले बताती हूँ मैं कि जैसे होता है बच्चा जब पेट के अंदर रहता है, गर्भ के अंदर रहता है, उसमें टेम्परेचर कुछ और रहता है, जब बाहर आता है उसके लिए टेम्परेचर कुछ और है। ठंड के दिन में पैदा होता है तो अंदर टेम्परेचर डिफरेंट, बाहर टेम्परेचर अलग है, तो उसको ठंड से बचाएं। ठंड से बचाने के लिए खास कर होता है सर और पैर को अच्छे से ढक कर रखें, ये ज़रूर, और ऐसे तो पूरे शरीर को ढक कर रखें, लेकिन इनका सर और पैर का अच्छे से ख्याल रखें। गर्मियों में भी एसी का इस्तेमाल ना करें बच्चे के लिए जब बाहर आता है तुरंत, तो ठीक है, उसके लिए होता है टेम्परेचर पहले उसको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है बच्चे को। दूसरा होता है कि ठंड के समय में गुनगुने पानी से ही, गर्म पानी से ही नहलाएं। रोज़ सुबह का धूप दिखलाएं, ये है जी। धूप का दिखाने के लिए इसलिए बताते हैं कि हर बच्चे को जॉन्डिस होता है लगभग। अच्छा। हाँ, तीसरे दिन पीलिया होती है, जो नॉर्मल है, तीसरे दिन पीलिया हो रहा है, तो उससे पहले होता है तो वो अब नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन तीसरे दिन सभी बच्चों को होता है। अच्छा। तो उससे बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो धूप निकलती है, सुबह की किरण, उसको दिखाएं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चे को जॉन्डिस से रोकता है। बिल्कुल। अब आता है बच्चे के लिए कि आहार, माँ का आहार, जो माँ का दूध है वही उसके लिए संपूर्ण आहार है, और इसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है पहले 5 महीने तक, ठीक है। अब कब फीड कराएं? जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बोलते हैं कि आधे घंटे, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आप माँ के साथ लगा सकते हैं उसको, बेस्ट है। अगर सिजेरियन हुआ है तो 2 घंटे के अंदर फीड करा सकती हैं, ठीक है, कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो। लेकिन कई बार महिलाएं नहीं कर पाती हैं, सीजर में जब सिजेरियन होता है तो पेन में रहती हैं और वो नहीं करा पाती हैं, लेकिन अगले दिन से कोशिश ज़रूर कर दें, ठीक है। टॉप फीड आ जाता है, क्या करते हैं कि आजकल मैंने देखा है कि नॉर्मल मतलब होता है कि या नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, एक ही बात करती हैं लेडीज़ की दूध नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में होता है दूध नहीं आ रहा है तो कैसे करें वो, लेकिन क्या होता है नॉर्मली दूध ऐसे नहीं आता है कि बच्चा जब तक वो माँ के स्तन से नहीं लगेगा दूध नहीं आएगा। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, जब बच्चा दूध पीता है तभी दूध बनेगा, और वो दूध जो पहले 3 दिन आता है वो कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो गाढ़ा होता है पानी की तरह, जिसे अमृत के समान कहा जाता है। पानी की तरह होता है, लेकिन वो बोलते हैं दूध नहीं आ रहा है, वो सफ़ेद देखती हैं तभी सोचती हैं वही दूध है। लेकिन पहले 3 दिन ये जो होता है वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, निमोनिया है, डायरिया, इन सब से बचाता है। तो जो ये दूध ज़रूर दीजिए उसको, कोलेस्ट्रम को ज़रूर दीजिए। और बच्चा जैसे जैसे सक करता है, दूध पीता है, वैसे ही दूध का जो उत्पादन है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वो ज़रूर बेबी को सक कराइए तभी दूध बढ़ेगा। क्या होता है कि जो टॉप फीड कराते हैं बोतल से देते हैं, जैसे जनरली हो गया है आपके टॉप फीड, हाँ नहीं करो, वो दे दिया, थोड़ा सा आसान सा लगता है, ऊपरी दूध देते हैं। ऊपरी दूध देते हैं। तो वो जो बोतल से देते हैं, और इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, जो बोतल से फिट कराते हैं वो क्या होता है उसमें बेबी को सक नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट आता रहता है। उसके बाद अगर बेबी को मदर से दूध पिलाने की कोशिश करते हैं तो वो निपल को सक नहीं कर पाता है। इसमें दूध वो एक्सपेक्ट करता है कि, उम्मीद करता है कि वैसे ही दूध आएगा, फिर वो लेता नहीं है, तो परेशान होकर रोता है। फिर वो मदर क्या करती हैं कि अगेन उसको वही बोतल से देती हैं, तो ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को। तो मेरा मानना यही है कि आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को बोतल से ना दें, ये प्रॉब्लम होती है। और माँ का ही दूध दें, अगर देना भी हो रहा है तो कटोरी चम्मच से दीजिए। कोशिश तो होती है कि माँ का ही दूध दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ माँ को दूध पिलाने के बाद क्या करें, जैसे माँ का दूध दे दिया उसके बाद क्या करें कि बच्चे को डकार ज़रूर दिलवाएं, बर्पिंग जिसको बोलते हैं, कि कंधे से लगाकर थपथपाना। क्या होता है कि बच्चा दूध निकालता है, उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो अगर निकालता है उसके बाद ही आप बच्चे को लिटाएं। दूध पिलाने का भी पोजीशन होता है कि जैसे क्या होता है, लेडीज़ बेड पे बैठी हुई हैं और झुककर दूध पिलाती हैं ऐसे करके, उसमें क्या होता है बाद में प्रॉब्लम करके आती हैं कि मेरे बैक में, अपर बैक में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है। तो इसका बेस्ट पोजीशन है कि आप चेयर पे बैठें, एक पिलो पीछे रख लें, तकिया पीछे रखें, एक तकिया आगे की तरफ रखें, उस पर बच्चे को लिटाएं अच्छे से, और उसको अच्छे से दूध पिलाने के बाद डकार दिलाएं, फिर बच्चे को लिटाएं। इन बातों का ध्यान रखें। यही प्रॉब्लम्स कॉमनली बच्चों में, नवजात बच्चों में आती हैं, जिनका हमें ध्यान बच्चे का अगर हो रहा है, बच्चा पीलिया हो रहा है, उसे पीला पड़ रहा है, नीला पड़ रहा है, या दूध नहीं ले रहा है, बहुत देर तक सुस्त पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन अगर हो रही है, ऐसी स्थिति में इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को, मतलब बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाएं आप। जी बिल्कुल, तुरंत आप बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपकी डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क करें। जी। तो आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में मैं आपको दोहरा कर बताना चाहूँगी कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से। और आज इनसे हमने इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में विशेष रूप से बात करी है जच्चा बच्चा सेहत पर।
और पोषण पर भी हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि एक महिला को किस समय पर प्रेग्नेंट होना चाहिए, उससे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके परिवार के लोगों को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी हमने बात करी और साथ ही साथ उसके पोषण की और नवजात बच्चों की छोटी मोटी बीमारियां जो शुरुआती उनका ध्यान रखा जाता है उसके बारे में भी बात करी। डॉक्टर पूर्णिमा सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आकर 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू। और हमें फिर से आपका सहयोग मिला है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही आती रहेंगे। आपको कैसा लगा आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य बाण में बात करके? मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट इसी प्रोग्राम के थ्रू मैं ऐसा होता है कि हमें मिल पाता है ये कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। हो ज़्यादा से सकता है कि ज़्यादा मैं लोगों क्लियर तक। ना हूं, लेकिन हाँ। कोशिश थोड़ा बहुत करती हूँ कि शायद बिल्कुल। कुछ भी उनको फ़ायदा मिल सके मेरे बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि आप सभी को ये एक ऐसा मंच मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे सुन पाएँ, आपको सुन पाएँ, देख पाएँ और आपसे जितनी भी जानकारी मिलती है उसका लाभ उठा पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण से मैं आपके साथ विदा लेना चाहूँगी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात एक विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।